सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम चैप्टर नंबर 12 यानी प्रकाश की प्रकृति जो है उसका पार्ट नंबर 11 पढ़ेंगे। अब इस पार्ट में आज का अपना टॉपिक है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। यानी हमने व्यतिकरण पढ़ लिया और विवर्तन पढ़ लिया है। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर क्या है वो हमें देखना है। तो उसके लिए पहले हम इस साइड में व्यतिकरण और इस साइड में विवर्तन, ठीक है। एक साइड में अपन व्यतिकरण लेते हैं और एक साइड में अपन प्रकाश के विवर्तन को लेते हैं। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर समझने के लिए पीछे आपने व्यतिकरण और विवर्तन को पढ़ा है, तो एक एक तो देखो। सबसे पहले मैं पॉइंट वाइज आपको बताता जाता हूं। यानी व्यतिकरण किसे कहते हैं? दो कला संबंध स्रोतों से प्राप्त और समान आवर्ती की तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना घटित होती है। यानी व्यतिकरण में दोनों ऐसी प्रकाश तरंगें होनी चाहिए जिनकी आवर्ती समान हो और वो कला संबंध स्रोतों से प्राप्त हुई हो। उनके अध्यारोपण से क्या होती है? व्यतिकरण की घटना होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये S1 और S2 दो कला संबंध स्रोत हैं, तो इनके अध्यारोपण, इनसे आने वाली तरंगों की में आपस में अध्यारोपण होने से क्या होता है? व्यतिकरण की घटना होती है। जबकि विवर्तन एक ही स्रोत से उत्पन्न द्वितीयक जो तरंगिकाएं होती हैं, जैसे मान लो ये स्रोत S है और स्रोत S से प्रकाश तरंगागर के रूप में ऐसे जाता है, तो ये यहाँ पे इन बिंदु हाइगेन्स के सिद्धांत के अनुसार नए स्रोत का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। S1 S2 S3 करते हैं ना, तो इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं और द्वितीयक तरंगिकाओं के आपस में अध्यारोपण से विवर्तन की घटना घटित होती है। यानी व्यतिकरण और विवर्तन में सबसे पहले तो परिभाषा का अंतर अपन लिख सकते हैं। व्यतिकरण दो समान आवर्ती की दो कला संबंध स्रोतों से उत्पन्न हुई तरंगों में अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण की घटना घटित होती है। जबकि विवर्तन एक ही स्रोत से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण होने से विवर्तन की घटना घटित होती है, ठीक है। एक एक अंतर हो गया। उसके बाद में दूसरा अंतर अपन ये लिख सकते हैं कि व्यतिकरण में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, जबकि विवर्तन में, यानी हमने देखा था कि व्यतिकरण में तो सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान ही प्राप्त होगी अपने को, चमकीली, काली, इस प्रकार से अपने को ब्राइट, डार्क, ऐसे अपने को चमकीली, काली, इस प्रकार से फ्रिंजें प्राप्त हुई थी। तो सभी फ्रिंजों की चौड़ाई उसमें समान होती है। यानी व्यतिकरण में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, जबकि विवर्तन की जो घटना होती है उसमें हमें केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त होता है, फिर उसके बाद में प्रथम निम्निष्ट, फिर द्वितीय उच्चिष्ट, द्वितीय निम्निष्ट, इस प्रकार से हमें कम तीव्रता के बैंड प्राप्त होते हैं जिनकी चौड़ाई भी कम होती जाती है। तो विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है और अन्य उच्चिष्टों की चौड़ाई दूरी के साथ कम होती जाती है, ठीक है ना। यानी केंद्रीय उच्चिष्ट है वो, उसकी चौड़ाई अन्य उच्चिष्टों की चौड़ाई से लगभग 2 गुना अधिक होती है, ठीक है ना। और व्यतिकरण की घटना में सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, जबकि विवर्तन की घटना में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है और अन्य बैंड या फ्रिंजों की चौड़ाई दूरी के साथ कम होती जाती है। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई उनसे लगभग 2 गुना अधिक होती है। उसके बाद में तीसरा अंतर अपन ये ले सकते हैं, व्यतिकरण की जो घटना होती है उसमें सभी चमकीली यानी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। व्यतिकरण में सभी चमकीली या दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती है? समान होती है। जबकि विवर्तन की जो घटना होती है उसमें केंद्रीय जो उच्चिष्ट होता है उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होती है और अन्य उच्चिष्टों की तीव्रता दूरी के साथ, यानी केंद्रीय उच्चिष्ट से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अन्य उच्चिष्टों की तीव्रता दूरी के साथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। चौथा अंतर अपन ये लेते हैं, व्यतिकरण की घटना में पर्दे पर हमें चमकीले और काले यानी दीप्त और अदीप्त बैंड दिखाई देते हैं, जबकि विवर्तन की घटना में हमें पर्दे पर बीच में केंद्रीय उच्चिष्ट अधिक तीव्रता का और अधिक चौड़ाई का बैंड प्राप्त होता है, जिसको अधिक तीव्रता का फ्रिंज भी कह सकते हैं अपन। और उसके दोनों ओर एकांतर क्रम में अदीप्त और दीप्त यानी निम्निष्ट और
उचिष्ट बैंड प्राप्त होते हैं जिनकी तीव्रताएं दूरी के साथ कम होती जाती हैं। और पांचवा अंतर अपन दोनों में ये ले सकते हैं, व्यतिकरण की जो घटना है, व्यतिकरण की जो घटना होती है उसमें और विवर्तन में एक मुख्य अंतर ये है, ध्यान दें आगे, कि व्यतिकरण और विवर्तन की जो घटना है उसमें व्यतिकरण में जो तरंगें अपने को प्राप्त होती हैं एक ही स्रोत से नहीं होनी चाहिए, वो व्यतिकरण में जो तरंगें आती हैं वो दो कला संबंध स्रोतों से प्राप्त होनी चाहिए। विवर्तन में एक ही स्रोत से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं आपस में क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं। एक चीज इसमें और ध्यान से समझेंगे कि व्यतिकरण की घटना में यदि दोनों समान आवर्ती की जो तरंगें हमने ली हैं उन दोनों तरंगों का आयाम समान हो तो अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य हो जाती है, जबकि विवर्तन की जो घटना होती है, विवर्तन की घटना में निम्निष्ट बिंदु पर तीव्रता शून्य नहीं होती है। और भी अपन अंतर लिख सकते हैं, व्यतिकरण और विवर्तन में जो अपन ने ये 6 जो अंतर लिखे हैं, व्यतिकरण और विवर्तन अपन ने पूर्ण रूप से पढ़े हैं। फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र अपन ने व्युत्पन्न किए हैं, चौड़ाई भी अपन ने देखी है, केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई है उसका मान, और अपनी जो व्यतिकरण की जो घटना में फ्रिंज चौड़ाई के लिए जो व्यंजक आता है उससे लगभग 2 गुना आता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन लिख सकते हैं। एक मुख्य अंतर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है, जो अपन ने चौड़ाई निकालते समय पथांतर के लिए लिया था, वो ध्यान रखने वाली बात यह है कि व्यतिकरण में जिन बिंदुओं पर उचिष्ट प्राप्त होते हैं, व्यतिकरण में जिन बिंदुओं पर अधिक तीव्रता की फ्रिंजें बनती हैं या उचिष्ट प्राप्त होते हैं, विवर्तन में उन्हीं बिंदुओं पर कम तीव्रता की यानी निम्निष्ट बिंदु या कम तीव्रता की फ्रिंजें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। अब आगे ध्यान दें, हमें आंकिक क्वेश्चनों को हल करने के लिए यानी न्यूमेरिकल को हल करने के लिए कुछ सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सूत्र हमने पीछे व्युत्पन्न भी किए हैं। यदि हमें एनवे निम्निष्ट की, एनवे यानी प्रथम कोटि का निम्निष्ट हो, द्वितीय कोटि का निम्निष्ट हो, इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया रहता है। एनवे निम्निष्ट की केंद्रीय उचिष्ट से दूरी निकालनी है, एनवे निम्निष्ट की केंद्रीय उचिष्ट से दूरी, तो दूरी निकालने के लिए सूत्र होगा x बराबर एन लेमडा डी अपॉन ए। ठीक है ना, एन लेमडा डी अपॉन ए। यहाँ पे n क्या है, कोटि है। यदि प्रथम कोटि के लिए लेना हो तो n बराबर 1 ले लेंगे, द्वितीय कोटि के लिए n बराबर 2, तृतीय कोटि के लिए n बराबर 3 ले लेंगे। इसी प्रकार से एनवे उचिष्ट की यानी कि एनवे उचिष्ट है, प्रथम कोटि का हो, द्वितीय कोटि का हो, तृतीय कोटि का हो, उस प्रकार से तो एनवे उचिष्ट की केंद्रीय उचिष्ट से दूरी, ठीक है, एनवे उचिष्ट की केंद्रीय उचिष्ट से दूरी निकालनी है। तो दूरी के लिए x का मान जो आपने पीछे सूत्र में निकाला है वहां से ये प्राप्त होता है x बराबर 2n + 1 लेमडा डी अपॉन 2a। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि निम्निष्ट की स्थिति में पथांतर हमने n लेमडा लिया था और उचिष्ट की स्थिति में पथांतर होता है 2n + 1 लेमडा बटा 2। ठीक है, तो केवल पथांतर को अपने को d बटा a से गुणा कर देना है, फिर ये सूत्र अपने को प्राप्त हो जाएंगे। निम्निष्ट की स्थिति के लिए पथांतर क्या लिया जाता है, n लेमडा। उचिष्ट की स्थिति के लिए पथांतर क्या लिया जाता है, 2n + 1 लेमडा बटा 2 लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हमें केंद्रीय उचिष्ट से और निम्निष्ट की दूरी लेनी है तो हमें सूत्र ध्यान में रखना है x बराबर n लेमडा डी अपॉन a, और उचिष्ट की केंद्रीय उचिष्ट से यानी उचिष्ट बिंदु की केंद्रीय उचिष्ट से दूरी ज्ञात करने का सूत्र है 2n + 1 लेमडा डी अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ n कोटि है, प्रथम कोटि के लिए n बराबर 1, द्वितीय कोटि के लिए n बराबर 2 रखेंगे, और d क्या है, यहाँ पे दूरी है, स्लिट से पर्दे की दूरी होती है, और a द्वारक या अवरोधक या झिरी का आकार होता है, और लेमडा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, विभेदन क्षमता।
विभेदन क्षमता। ठीक है, व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, अब अपन विभेदन क्षमता का पॉइंट लेते हैं। ठीक है, विभेदन क्षमता किसे कहते हैं? देखो, किसी भी प्रकाशिक उपकरण हो, कोई भी उपकरण हो, किसी भी उपकरण द्वारा, जैसे अगर अपन किसी भी दो छोटी छोटी वस्तुओं को देख रहे हैं तो उसके लिए छोटा सा कोणीय पृथक्करण करना पड़ता है। तो किसी उपकरण द्वारा वह सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण जिसके कारण दो वस्तुओं में हमें विभेद दिखाई देता हो। ठीक है, यानी किसी उपकरण द्वारा किया जाने वाला सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण उसकी विभेदन सीमा कहलाती है, और विभेदन सीमा का व्युत्क्रम जो होता है उसको विभेदन क्षमता कहते हैं। तो ये हुई विभेदन क्षमता की परिभाषा। वह सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण जो किसी उपकरण के द्वारा किया जा सकता है उसे कोणीय विभेदन या विभेदन सीमा कहते हैं, और विभेदन सीमा के व्युत्क्रम मान को विभेदन क्षमता कहते हैं। यानी विभेदन क्षमता विभेदन सीमा की व्युत्क्रम होती है। विभेदन क्षमता बराबर होगी 1/, विभेदन सीमा। ठीक है, तो विभेदन क्षमता निकालने के लिए हमें विभेदन सीमा पहले ज्ञात करनी होगी। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान देने वाली हैं, यानी कैमरा, सूक्ष्मदर्शी, इनका जो द्वारक होता है वो वर्ताकार होता है, और वर्ताकार द्वारक के लिए विभेदन का न्यूनतम कोण थीटा मिनिमम, वर्ताकार द्वारक के लिए विभेदन का न्यूनतम कोण थीटा मिनिमम 1.22 लैम्डा अपॉन डी होता है। ठीक है, 1.22 लैम्डा अपॉन डी। यहां जो सूत्र है थीटा मिनिमम बराबर 1.22 लैम्डा अपॉन डी, इस सूत्र में लैम्डा क्या है? यहां लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, और डी द्वारक का व्यास है, और थीटा मिनिमम यानी विभेदन का जो कोण है न्यूनतम वो रेडियन में है। ठीक है, थीटा मिनिमम विभेदन का न्यूनतम जो कोण है वो रेडियन में लिया गया है। लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, और डी द्वारक का क्या है? व्यास है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सूत्र है कि विभेदन का न्यूनतम कोण कितना होता है, यानी वर्ताकार द्वारक के लिए विभेदन का न्यूनतम कोण थीटा मिनिमम बराबर होगा 1.22 लैम्डा बटे में डी। लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, और डी क्या है? द्वारक का व्यास है। तो आज का जो पार्ट है उसके लिए बस इतना ही। आज अपन ने इस पार्ट में विभेदन सीमा के बारे में, विभेदन क्षमता के बारे में पढ़ा है। आगे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आगे अपन दूरदर्शी की विभेदन क्षमता के लिए सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, और तो आप इसको जो बताया गया है उसको ध्यान से देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अगर आपकी कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो इस चीज़ में जो बताई गई है उसमें, तो आप उसमें को कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।